हमारे इतिहासकारों ने दिल्ली को इनकी राजधानी बनाया है। एक ऐसा सेट लगाया है भारत में इस्लाम के इतिहास का जिसमें दिल्ली उनकी कैपिटल है, जैसे राजधानी। ठीक है। और उस राजधानी में जो राज्य कर रहा है वो सुल्तान है, वो बादशाह है। ये टाइटल हमारे इतिहासकारों ने दिए हैं उनको, स्वतंत्र भारत के। मैं जिस जिस ढंग से ये पूरा इतिहास को पढ़ता हूं और जो कुछ घटित हुआ है, ये किसी रूलिंग क्लास के सिम्टम नहीं है। तो क्या कर रहे हैं वो चारों तरफ लूट मार में लगे हुए हैं, और लूट मार उनका रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू का एकमात्र जरिया है लूट मार, हिंदू राज्यों की लूट मार और कत्लेआम। तो ये किसी रूलिंग क्लास के लक्षण है क्या? ये हमारे सुल्तान या बादशाह हो सकते हैं क्या? इसलिए मैंने लिखा है कि दिल्ली उनका अड्डा थी, वो एक गिरोह थे, उनके सरगना थे जो बदलते गए, ये लुटेरे थे और पूरे हिंदुस्तान को ये 700 साल तक दमन कर रहे थे, लूट रहे थे। मैं ये सवाल करता हूं हमारे प्रबुद्ध इतिहासकारों से कि ऐसा कर्म करने वाले शासक होंगे या सरगना होंगे, और जहां बैठकर वो ये कर रहे होंगे वो उनकी राजधानी होगी या अड्डा होगी? हरिओम। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूं। आपने किताब लिखी इस्लाम, भारत में इस्लाम भाग 1, हिंदुओं का हश्र, इतिहास से गायब अनकही कहानियाँ। तो सर पहले बताइए कि ये पुस्तक आपने लिखना कैसे प्रारंभ किया, या क्या ऐसी आवश्यकता थी कि आपने ये पुस्तक लिखना स्टार्ट किया, और इसकी श्रृंखला भी आपने 4 रखी, 4 भाग में आप इसको बताएंगे इसके बारे में। और आपने ऑलरेडी कई सारी किताबें लिख चुके हैं, लगभग आप बता रहे थे 13 किताबें। एक आपकी पुस्तक है उफ़ी मौलाना, मैं भी वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। तो सर प्लीज़ आप इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, और कुछ अपने बारे में, कुछ एक छोटा सा व्यूअर्स के लिए पता चल जाए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, और फिर उस हिस्ट्री रीराइटिंग में कैसे आप आए। नमस्कार। ये सिलसिला शुरू हुआ जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। इतिहास मेरा विषय नहीं था, कॉलेज में मेरा विषय गणित था। एमएससी मैंने गणित में किया और उसके बाद कॉलेज में टीचिंग किया। लेकिन जिस शहर में मैं पढ़ता था वहाँ एक बहुत पुराने मंदिर के अवशेष थे जहाँ मैं अक्सर जाता था। बहुत सारे मित्रों को लेके जाता था, और जिनकी भी इतिहास या पुरातत्व में दिलचस्पी है, ऐसे लोगों को लेके मैं अक्सर उसके खंडहरों पे जाता था। वो विदिशा है, और वो खंडहर जो हैं बीजा मंडल कहलाते हैं। अभी हाल ही में जब नई संसद बनी भारत की दिल्ली में, उसके डिज़ाइन को लेके इस मंदिर की बड़ी चर्चा देश भर में हुई कि संसद का जो डिज़ाइन है उस त्रिकोण के आकार का, ये उस मंदिर की मूल रचना से मेल खाता है। और अभी हाल ही में कुछ उसको लेके विवाद हुए हैं। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, ये 30 साल पुरानी बात है, तो मैं वहाँ जाया करता था, लोगों को लेके जाता था। लेकिन वो उस मंदिर को ढाया गया था, किसी समय में उस भव्य मंदिर को तोड़ा गया और उसके मलबे से उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा संरचना खड़ी की गई। तो मंदिर के अवशेष चारों तरफ लगभग आधा 1 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ बस्ती के अंदर भी जब मकान बनते हैं तो खुदाई में निकलते हैं वो, तो वो मंदिर भी दिखता था नीचे से, और ऊपर वो मस्जिद जैसा एक ढांचा खड़ा हुआ था। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक स्मारक था। 1991 के आसपास बारिश के मौसम में उसकी एक दीवार अपने आप गिर गई। जब वो दीवार गिरी तो नीचे दबा हुआ कम से कम 10 फीट ऊंचाई का मंदिर का आधार निकल के सामने आया। तो वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने उसको दूसरी दीवार को भी हटाया। तो पूरा मंदिर का जो त्रिकोण आकार में ढांचा था वो 300-400-500 साल से दबा हुआ, और उसमें हज़ारों की संख्या में मूर्तियों के अवशेष, खंडित मूर्तियों के टुकड़े, और वो इतने भारी भरकम और आकार में इतने बड़े कि जिनको 10 लोग मिलकर ना उठा पाएँ। तो ये एक ढांचा निकला, बाहर आया। तो वहाँ से मेरी एक बड़ी दिलचस्पी इसमें जागृत हुई कि ये क्या था पहले, और इसको किसने तोड़ा होगा, और ये नए तरह की संरचना जिसे मस्जिद या इबादतगाह कहा गया, ये किसने बनाई होगी, ये क्या पर्पस थे इन लोगों के। तब तक इस्लाम के साथ हमारा जो सामान्य सा परिचय रहता है कि हमारे आसपास, हमारी कक्षाओं में, हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम अलग अलग नाम से लोग रहते हैं, और हम उतना ही जानते हैं कि आप हिंदू हैं, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनकी इबादतगाह यहाँ है, यहाँ इनकी मस्जिद है।
उतना ही एक सामान्य सा परिचय रहता है। हम नहीं जानते हैं कि ये आइडियोलॉजी कहाँ से चली हैं और इन्होंने पिछले 1000-2000 अपने इतिहास के वर्षों में, 1500 वर्षों में पूरी दुनिया में क्या व्यवहार किया है। हम अपने बारे में ही ज़्यादा नहीं जानते। हमारे स्कूली पाठ्यक्रमों में, हमारे घर की शिक्षा दीक्षा में हमको कभी अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में कोई कुछ नहीं बताता। आप अपनी रुचि से कोई किताब पढ़ लें, आप रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ लें तो संस्कृति के कुछ अध्यायों से आप गुजर जाएं और आपको भारत की संस्कृति का एक विहंगावलोकन हो जाए। आपकी रुचि इतिहास में है और आप पढ़ने किसी और विषय में चले गए हैं, जैसे मैं इतिहास में पढ़ना चाहता था लेकिन मेरे कॉलेज में इतिहास विषय नहीं था, तो मैं गणित में चला गया, मैं कहीं बाहर जाके पढ़ नहीं सकता था। तो इतिहास मेरे भीतर कहीं ना कहीं जीवित रहा और वो मुझे अपनी तरफ खींचता रहा। तो मेरी पढ़ाई गणित में चली, मैंने 1 साल कॉलेज में अध्यापन किया, लेकिन इतिहास के साथ एक रिश्ता मेरा शुरू हुआ और मैंने शौकिया इतिहास की किताबों का संकलन शुरू किया और प्रतिदिन पढ़ना शुरू किया। इन 30 वर्षों में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन में इतिहास का कोई पन्ना बिना पढ़े सोया हूँ। तो जब ये सब पढ़ा तो एक परिचय हुआ कि पिछले 1000 साल, पिछले लगभग 1000 वर्ष, और अगर सिंध से हम गिनती शुरू करें तो ये 1300 वर्षों के भारत जो गुजरा है भारत पर इन 13 सदियों में, तो वो इतनी अकथनीय और इतनी रक्त रंजित और पीड़ाजनक कहानी है। मैं मानता हूं कि वो हर भारतीय को पता होना चाहिए कि वो 13 सदियों में भारत में क्या हुआ है। वो हमारा इतिहास है, वो ना हिंदू का इतिहास है ना मुस्लिम का इतिहास है जो कभी हिंदू ही थे। वो हमारा संयुक्त इतिहास है, वो हमें जानना चाहिए। और वो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम अपने कैरियर में अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई MBA कर लेता है, कोई पॉलिटिशियन बन जाता है, कोई व्यापारी बन जाता है, कोई सिविल सर्वेंट बन जाता है। बड़े बड़े एग्ज़ाम पास करके, UPSC पास करके लोग IAS और IPS बन जाते हैं। लेकिन इस पूरी शैक्षणिक यात्रा में वो अपने इतिहास को बिना छुए गुजर जाते हैं और उनका बाकी जीवन भी फिर अपना एक अलग दिशा में चला जाता है। फिर पढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। हमारे यहाँ पढ़ाई से आशा यह है कि जिस दिन आपकी नौकरी लग गई उस दिन किताबें दफन हो जाती हैं, फिर आपका पढ़ना छूट जाता है। आपका शौक़ होगा, आप साहित्य पढ़ेंगे या कुछ और विषयों की किताबें पढ़ते रहेंगे, लेकिन पढ़ने के प्रति हमारी जो प्रवृत्ति है, न परिवार उस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, अपेक्षा करते हैं। पढ़ ना पाने के कारण, जो कारण है पढ़ ना पाना, इतिहास को जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण स्टेट का इकोसिस्टम है या कुछ और है? इसमें सभी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। इसमें परिवारों की भी जिम्मेदारी है और सरकारों ने जो शिक्षा की पूरी प्रणाली तैयार की है अपने यहाँ, स्कूल से कॉलेज, विश्वविद्यालय और उसके बाद जॉब, बस जॉब में जाना है, उसमें भी अधिकतर जो कोशिश है वो नौकरी की है। उसमें भी जो अधिकतर कोशिश है वो सरकारी नौकरी की है। बस एक ऐसा एकांगी मार्ग तैयार कर दिया है कि पढ़ने के बाद आपकी नौकरी और उसके बाद पढ़ाई ख़त्म। जबकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी डिग्री के बाद आप इस योग्य बनते हैं कि आप अपने किसी पसंद के विषय को चुनें और जीवन भर उसको पढ़ें। आप जो भारत में इस्लाम, जो आप ये किताबें लिख रहे हैं 4 श्रृंखला में, आप चारों श्रृंखला के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए कि आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो गई। आज की चर्चा विशेष आपकी पहली पुस्तक जो है हिंदुओं का हाश, इस पर केंद्रित रहेगा। तो आप पहले अपनी श्रृंखला के बारे में बता दीजिए कि चारों पार्ट। देखिए, ऐसा है कि 30 साल पहले जब इतिहास में मैंने ताका झांकी शुरू की तो उससे संबंधित जितनी किताबें मुझे जहाँ मिलती थीं वो मैं पढ़ता था उसको, किसी लाइब्रेरी में, किसी संदर्भ के स्थान पर, या कहीं बुक फेयर में, या किसी बुक शॉप में। तो वो किताबें मैंने संकलित करना शुरू की। उसी दौरान एक खिलजी कालीन भारत नाम की पुस्तक मुझे किसी पुस्तक मेले में दिखाई पड़ी और वो किसी एक लंबी श्रृंखला का बीच का कोई हिस्सा था। इस्लाम पर प्रकाशित लंबी श्रृंखला का बीच का कोई हिस्सा था। वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये पूरी श्रृंखला पढ़नी चाहिए। तो मैंने वो पूरी श्रृंखला पढ़ी और वो 50 से अधिक ऐसे लेखकों के अरबी और फारसी के मूल भाषा में लिखे गए ग्रंथों के अनुवाद थे जो पिछले 700-600 सालों में, 800 वर्षों में दिल्ली पर इस्लाम के कब्ज़े होने के बाद जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बहुत डिटेल उसमें शामिल थीं।
वो ऐसे संदर्भ ग्रंथ थे जो समकालीन इतिहासकारों ने लिखे। वो इतिहासकार दरअसल दरबारी भी थे और कुछ स्वतंत्र लेखक भी थे। तो उनके लिखे हुए जब वो उसमें मैं गया तो हमारे जो महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो इतिहास के पाठ्यक्रमों में हम पढ़ते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ज़मीन आसमान का फ़र्क ऐसा था कि जो कोर्स की किताबें जिस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं वो डिज़ाइन की गई हैं कि ऐसी हिस्ट्री हम भारत की अपनी नई पीढ़ी को पढ़ाएं, तो वो पढ़ते हैं। वो कोर्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, उसी फिक्स फॉर्मेट में वो अपने इतिहास को पढ़ते हैं। लेकिन जो असल इतिहास है उसका दशांश भी उसमें नहीं है। 10वां अंश भी जो असल इतिहास उन्हीं के लोगों ने लिखकर छोड़ा हुआ है वो हमारे कोर्स की किताबों से गायब है बिल्कुल। अब ये जब डिज़ाइन की गई तो इसमें पूरा एक नए ढंग से लिखी गई है। और उसको देख के ऐसा लगता है कि वो उन्होंने विलेन को हीरो बनाने की कोशिश की। और उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि हमारे भारत का इतिहास इस ढंग से लिखा गया है कि एक ऐसी नई तरह की शोले की तरह लिखा गया है जिसमें गब्बर सिंह जो हैं वो रामगढ़ के विकास की योजनाएं सांबा और कालिया के साथ बैठ के मिलके बना रहे हैं। जी, आपने पहली पुस्तक काफिरों को समर्पित किया है। आपने इसमें एक कविता भी लिखी है, यदि आप कुछ पंक्ति पढ़ें बड़ा अच्छा लगेगा। ये कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी। ये कविता नहीं है, ये गद्य ही है, लेकिन उसको कविता की तरह लिखा गया है। और पहला भाग, इन 4 भागों की श्रृंखला जो भारत में इस्लाम कैसे फैला, दिल्ली पर तुर्कों के पहला बैच आने के बाद इन्होंने पूरे देश में दिल्ली से बंगाल तक, दिल्ली से गुजरात तक, दिल्ली से देवगिरी, तेलंगाना और कर्नाटक तक जिस ढंग से ऑपरेट किया है, इनका जो ऑपरेशनल पार्ट है, कैसे ये पूरा देश में फैल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो उनके समय जिन लोगों ने जो लिखा है, तो ये पहली बार मैंने काफिर शब्द वहीं पढ़ा। मतलब पहली बार मुझे ये पता चला कि वो जो दिल्ली में आके काबिज हो गए हैं, जो इस्लाम के अनुयायी हैं, बड़े गर्व से अपने आप को इस्लाम का अनुयायी मानते हैं और इस्लाम के विस्तार के एक बड़े महान लक्ष्य को लेके भारत आए हैं, तो उनकी दृष्टि में हम काफिर हैं। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो इस्लाम को नहीं मानता था उस समय, अब बाद में कन्वर्जन हुए हैं, बड़े पैमाने पे धर्मांतरण शुरू हुए हैं जो 600-700 सालों तक लगातार चले हैं। बल से और लालच से, 2 तरह से ये जिंदा रहने की एक सजा थी। और वामपंथी इतिहासकार हैं हरबंश दुआ करके, उन्होंने तो कहा है कि जिंदा रहने की सजा का विकल्प था आप मुसलमान हो जाइए, इस्लाम कबूल कर लीजिए। ये सजा का दूसरा विकल्प था कि 2 सजाएं हैं, या तो मर जाइए या मान जाइए। तो लोग मान गए, सजा का दूसरा विकल्प चुना, लेकिन वो है सजा ही, वो मज़ा नहीं है, वो किसी किस्म के गर्व का विषय नहीं है कि मैं एक सजा की बजाय दूसरी आसान जिंदा रहने के लिए सजा चुन लूँ। ये इतिहासकार कहते हैं, जो स्वयं वामपंथी हैं और मुगलों के विशेषज्ञ हैं। तो काफिर शब्द मैंने पहली बार इन दस्तावेजों में पढ़ा और तब मुझे ये लगा कि अच्छा, उनकी दृष्टि में मेरा ये परिचय है कि मैं एक काफिर हूँ। अब यहाँ हम जातियों में, धर्मों में बटे रहें कि मैं जैन हूँ, आप बौद्ध हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कायस्थ हूँ, मैं जातियों में ये हूँ, दलित हूँ, महादलित हूँ, लेकिन उनकी नज़र में मैं एक ही ब्रैकेट के अंदर हूँ और उसके बाहर लिखा हुआ है काफिर। तो ये पहला हिस्सा मैंने उसी शब्द को समर्पित किया है, काफिर। मतलब मैंने स्वयं को समर्पित किया है, अपने ही समाज को समर्पित। ये पूरा पहला भाग जो 25 कहानियों का आया है, आप कहते हैं तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। काफिरों को समर्पित। अपने उन अनाम, बेकसूर और बेबस पुरखों के नाम, गहरी नफरत से भरे इस्लामी दौर में जिनके कटे हुए सिरों पर बांटे गए नकद इनाम, और उनके ढेर से बनी मीनारें और चबूतरे जिनकी लाशों के खलिहान लगे और छोड़ दिया गया चील कौओं के लिए, जिन्होंने सजाई थीं अपनी सामूहिक चिताएं और राख हो गईं कि जीते जी कोई छू भी न सके, जिन्हें जीवित जलाया गया भरे दरबार में, जिन्हें चीरा गया आरों से और कुचलवाया गया हाथियों से, या जिंदा ही जिनकी खालें उतारी गईं और खालों में भूसा भरकर टांगा गया बुर्जों पर, महलों के बाहर खूनी चबूतरे और जल्लाद जिनका एक ही काम था बिना रुके बिना थके दिन भर जानवरों की तरह इंसानों को काटना, वे जो मंदिरों और स्तूपों को बचाते हुए मारे गए, वे भी जो वहशी भीड़ से बचाने के लिए अपनों के हाथों मार डाले गए,
उन औरतों और बच्चियों को जो बिकती रही बाजारों में, उनकी औलादों को और औलादों की औलादों को, वे जिनका धर्म भी छिन गया और पुरखों की पहचान भी, और वे भी जिन्होंने मेला ढोना मंजूर किया मगर नहीं बदली थी अपनी पहचानें, वे जो मुंह तोड़ जवाब देते रहे हर पीढ़ी में, जिन्होंने जिहादी फौजों के सफाए किए और टकराते ही रहे इस्लाम के अंधे अंधड़ों से, कभी भिड़े अकेले कभी एकजुट होकर, सर्वस्वदानी महान गुरु और उनके हजारों शिष्य, वे जो नालंदा और विजयनगर को आग में जलता देखकर भाग निकले थे और वे भी जो बच नहीं पाए, वे जो मुल्क के बंटवारे की भगदड़ में मारे गए, वे जिनकी चीखें कश्मीर से सुनाई दी थी और घाटी से खदेड़ दिया गया था एक दिन, वे जो सरहद के पार घटते रहे हैं लगातार, कोई बताए कि उनका कसूर क्या था। उन सब का एक ही कसूर था और है, अरब के रेतीले उजाड़ दर्शन के मुताबिक वे काफिर थे, वे काफिर हैं। इतिहास से गायब भारत की यह पीड़ा संसार के समस्त काफिरों को समर्पित है। यह पुस्तक और कविता दोनों काफिरों को समर्पित है। ये पहला भाग काफिर शब्द मुझे वहीं से मिला। हमारे लिए एक अपरिचित शब्द है। पूरी संस्कृत से निकली हुई सारी भाषाओं में कहीं काफिर जैसा कोई शब्द या दर्शन नहीं है। तो ये पहली बार मेरा परिचय इस शब्द से भारत में इस्लाम के इतिहास को पढ़ते हुए हुआ था और इसलिए ये पहला भाग जो है इसका काफिरों को समर्पित है। आपका पहला जो पाठ है काफिरों का क्या करें, और दूसरा ग्वालियर जहाँ पर 800 हिंदुओं को मार दिया जाता है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है, ये पूरी जो श्रृंखला है चारों भाग की, ये शुरू होती है जहाँ से, ये 1206 के साल से शुरू होती है और फ़ख्रे मुदब्बिर नाम का एक व्यक्ति लाहौर में उस जलसे में मौजूद है जब कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपोशी होती है। मोहम्मद गोरी मर गया गजनी गौरी में, तो यहाँ उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसके गुलाम को चुना गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 का वो साल है, तारीख उसमें लिखी हुई है और फ़ख्रे मुदब्बिर खुद उस समय लाहौर में मौजूद है और उस ताजपोशी के समारोह को वो कवर करता है और अपनी डायरी में वो लिखता है। तो उसमें जब दिल्ली और लाहौर पर इनके कब्जे हो गए तो पहला सवाल इनके सामने आया कि अब यहाँ जो काफिर हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, अब इस्लाम की हुकूमत अगर दिल्ली और लाहौर में बन गई है और हमारे कब्जे यहाँ हो गए हैं, तो इन काफिरों का क्या किया जाए, ये सवाल खड़ा हुआ। तो इनकी संहिताएं बनाई गई, ऐसे कानून बनाए गए इस्लामी दर्शन के अनुसार, कुरान के अनुसार, कि काफिरों के साथ अब क्या व्यवहार किया जाए, उनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, अगर छोड़ दिया जाए तो किस शर्त पर छोड़ दिया जाए। ये सारी बहुत बारीकी से, जैसे हमारा संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान स्वतंत्र होने के बाद भारत का जो संविधान बनाया है, जितनी बहसें उसमें हुई हैं और दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन हुआ है, रिसर्च हुई है, शोध हुआ है, और उसमें से जो अच्छी प्रैक्टिसेस थीं, जो अच्छे आदर्श अभ्यास थे दुनिया के लोकतंत्र के जीवन में, वो सारी पद्धतियाँ वहाँ से ली गईं और इस तरह से एक बड़ा डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन भारत का तैयार हुआ। तो दिल्ली पर कब्जा करने के बाद इनके साथ जो आलिम और जो इस्लामी विद्वान तशरीफ़ भारत लेके आए दिल्ली तक, उन्होंने फिर इसकी संहिताएं बनाई हैं। तो फ़ख्रे मुदब्बिर की किताब में वो शुरुआती संहिताएं हमारे सामने स्पष्ट होती हैं कि हमारे काफिरों के कत्ल के किस तरह से योजनाएं बनाई गई, उनके कस्बों में कैसे हमले करना है, कैसे उनको इस्लाम ऑफर करना है, कैसे अगर वो हार जाते हैं तो उनको किस शर्तों पे जीवित छोड़ना है, किन से जजिया वसूल करना है, जजिया वसूल करने के बाद भी उनको उनके सम्मान पूर्वक जीने के कितने अधिकार दिए जाएंगे, ये सारी उन्होंने डिटेल में दर्ज की हैं। और ये अपेक्षा की है कि इस्लाम के जो भी तख्त पर बैठने वाले सुल्तान या बादशाह होंगे, वो भारत के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। तो बिल्कुल शुरुआती दशक से ही, कब्जा करने के शुरुआती दशक से ही, मैं 1206 का कवर कर रहा हूँ, पहला चैप्टर, तो शुरुआती दशक से ही उन्होंने पूरी स्पष्ट दृष्टि के साथ भारत में वो आगे बढ़े थे। हमें नहीं पता है ये कि उन्होंने क्या किया था। तो ये जो उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया, अपनी संहिताएं बनाई और हर समय में उन्होंने स्पष्ट की हैं। फ़ख्रे मुदव्विर के बाद जियाउद्दीन बर्नी ने फिर नए सिरे से पूरी डिज़ाइन की है कि और कैसे सख्ती बरती जाए,
कैसे और इस्लाम के पसारे में और फैलारे में हम काम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये हमको नहीं पता है। और उस तरह से उन्होंने दिल्ली पर, अब जो उस समय दिल्ली, लाहौर, आज का जो पाकिस्तान है और बंगाल तक और पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये गए, वहाँ जो भी भारतीय थे, जो भी हिंदू समाज के लोग थे, जो जैन परंपरा को मानते थे या बौद्ध परंपरा को मानते थे, और बाद में 400-500 साल के बाद में गुरु नानक देव जी के साथ में एक सिख परंपरा शुरू हुई, ये जो इन परंपराओं को मानने वाले लोग थे, इनका पूरी तरह से अपरिचय था कि ये कौन लोग हैं, इनका क्या दर्शन है, क्या नियम है, इनकी क्या मानवता के क्या सिद्धांत हैं जिनका ये पालन करते हैं। हमें इनका कोई परिचय नहीं था। ऐसा इन किताबों को, इनके कंटेम्परेरी समकालीन लेखकों के द्वारा लिखे हुए जो विवरण हैं, इनको पढ़ के आपको ये लगेगा कि हमारे लोग जो यहाँ रह रहे थे, उनको इस इस्लामी कल्चर से कुछ पता ही नहीं था, कोई परिचय ही नहीं था कि ये क्या करते हैं। धीरे धीरे जब वो परिचय शुरू हुआ और इनके हमले लगातार बढ़े, फिर भारत में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद इन्होंने दिल्ली से, वर्तमान दिल्ली से सटे हुए जितने राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, ये जो हिस्से हैं, ठीक है, उत्तराखंड जो अब नया राज्य बन गया है, इसके हिस्से हैं। तो यहाँ इन्होंने जब आसपास झपटना शुरू किया, 10-20 हज़ार के झुंड में कहीं भी जाना, लूटपाट करना, कत्ल करना, मारना, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाना, कोई युद्ध की नीति नहीं है, किसी भी सूरत में जीतना है तो पूरे समय एक साजिश में रहना, पूरे समय घात में रहना, पूरे समय चारों तरफ जो भी काफिर रह रहे हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको कैसे खत्म करना है, इसकी पूरी प्लानिंग में रहना। तो हमारे लोग तो इसकी शायद ही कभी उसकी उस समय स्टडी कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्या ये किसी राजा का हमला है, जैसा कि वो उनके पुराने अनुभव थे कि हिंदू राज्य भी आपस में राज्य की सीमाओं को लेकर संघर्ष करते थे, लेकिन वो एक दूसरे के राज्य में मंदिरों को नहीं मिटाते थे, मंदिरों को मिटाकर कोई दूसरे तरह के स्ट्रक्चर नहीं बनाते थे, वो कोई धर्मांतरण नहीं करते थे। उनके युद्ध के अपने नियम थे, जिसमें वृद्धों को, बच्चों को, स्त्रियों को नहीं हाथ लगाना है, उनका अहित नहीं करना है, खेती को नहीं जलाना है, कुओं को नहीं खत्म करना है, जहर नहीं डालना है उनमें, जल स्रोतों पर। ये सब हुआ है भारत में। तो जो शुरुआती सदी से फिर ये पूरा आज का उत्तर प्रदेश पूरा क्रॉस करके ये बंगाल तक गए, बख्तियार खिलजी पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार को पार करके और बंगाल तक पहुंचा। वो पहला व्यक्ति था जो वहां पहुंचा है इस्लाम का परचम लेके, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा और ये सारे विश्वविद्यालय जितने भी थे वो नष्ट किए। और ये सब लिखा है उनके समय के लोगों ने। आपने लिखा है 10वां चैप्टर है और 10वें से पहले 7वां चैप्टर है, काफिरों के कटे सिरों पर नगद इनाम। ये कई जगह हुआ है। ये उत्तराखंड की एक घटना है। तेलंगाना में जब तुगलक के हमले हुए हैं, खिलजी के हमले हुए हैं, तो वहाँ पर कटे हुए काफिरों के सर लाइए, उस पर एक निश्चित इनाम मिलता था। तो ये होड़ मच जाती थी कि जाइए चारों तरफ और शाम तक कुछ ले आइए। तो वो चांदी के सिक्के उनको एक सिर के बदले मिलते थे और उनको कहा जाता है कि उनको एक गेंद की तरह आप चौगान खेलें इनसे। ये डॉक्यूमेंटेड है, काफिरों के कटे हुए सर के बदले इनाम, और जितने आप इनाम लाए हैं, जितने कटे हुए सर लाए हैं, उसके बदले आपको इनाम मिलेंगे और आपका बड़ा महिमा होगी आपकी, आपने इतने सारे काफिरों को कत्ल किया है। तो ये सारा पूरे देश में ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं। उत्तराखंड में एक 1250-60 के आसपास का किस्सा है कि दिल्ली से पहाड़ों में कोई एक हमला हुआ है और वहाँ कई लोगों को कत्ल किया गया है, उनके कटे हुए सिर पर इनाम घोषित हुए हैं ताकि और जोश से, इनाम के लालच में और अधिक आक्रामक तरीके से हमारे फौजी जो है वो लोगों को, निर्दोष लोगों को जाके हमले करें, मारें। अब जिन गाँव में वो हमले होते होंगे, जरा उन दृश्यों को आप आज अपने चित्त में जीवंत करके देखें कि अचानक से कुछ 1500 लोग किसी गांव या कस्बे को घेर लिए हैं और लूटना शुरू कर दिया है, पकड़ना शुरू कर दिया है। अब वहाँ के स्थानीय लोगों ने संगठित रूप से जितना प्रतिरोध कर सकते थे वो किया होगा, निश्चित ही किया होगा, कोई ऐसे सरेंडर तो होता नहीं है। लेकिन जब मारे जा रहे हैं वो, तो उनके सर काट के लिए ले जा रहे हैं वो, क्योंकि वो शील्ड है उनके लिए, उस पर इनाम मिलना है, उनको विजेता का स्मृति चिन्ह है उनके लिए। तो ये दृश्य भारत ने देखे हैं, हमारे पुरखों ने देखे हैं। अब जब ये कहानियां
किसी एक स्थान विशेष पर हुए ऐसे विनाशकारी विध्वंस की कहानियां निश्चित रूप से आसपास के इलाकों में कुछ लोग बच के भाग निकलते होंगे। नालंदा में जो 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे वो सारे नहीं मारे गए होंगे, 200-400-500 भाग गए होंगे। जो भाग गए होंगे उन्होंने छिपकर वो चीज़ें देखी होंगी कि कैसे ये नालंदा में जो हो रहा है, तो उन्होंने जहाँ भी जीवित बच के वो रहे होंगे अपने शेष जीवन में, उन्होंने वो कहानियाँ सुनाई होंगी कि यार ये कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं। जब तक वो ये कहानी सुनाते थे तब तक एक नई कहानी आ जाती थी, क्योंकि चारों तरफ दिल्ली पर कब्जा होने के बाद में यही कुछ होता रहा है पूरे 700 सालों तक। डेमोग्राफिक चेंजेस के हिसाब से आज भी संभव होगा कुछ ऐसा? देखिए, जिसे जिसे आज आप डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं, मैं इसका आपको 1240 के आसपास का दिल्ली का ही किस्सा सुनाता हूं। 1240-50 के दशक में इराक और वर्तमान ईरान पर मंगोलों के लगातार हमले हुए हैं। मंगोलों ने विकट तबाही की है। तो वहां से शरणार्थियों के जत्थे ये मानकर कि हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई है, तो इराक से, ईरान के इलाकों से बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में शरणार्थियों के जत्थे पूरा ये सब सिंध और मुल्तान और लाहौर ये क्रॉस करके दिल्ली के आसपास आके बसे। आज आप यूरोप में शरणार्थियों की जो समस्या देख रहे हैं, वो सिर्फ 30-40 सालों के अंदर जितने शरणार्थी लंदन में या यूरोप के अन्य शहरों में, फ्रांस में, पेरिस में हमने जलता हुआ अभी देखा, हमने लंदन की तबाही हम देख रहे हैं अभी, और यूरोप के अन्य शहरों में जहां ये हाल हुआ है, ये 30-40 सालों में जो शरणार्थियों के जत्थे वहां पहुंचे हैं, बिल्कुल वही की वही कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में 1250-40 के दशक में जितने शरणार्थी मंगोलों के हमले से बचकर इराक और ईरान की तरफ से सिंध, मुल्तान, लाहौर को क्रॉस करके दिल्ली के आसपास बस गए थे, ये बस गए। अब देखिए, जब ये बस गए तो इन्होंने यहां आकर देखा कि चारों तरफ तो हिंदू हैं यहाँ, और वो मंदिरों में उनकी कुफ्र मतलब मूर्ति पूजा, शिर्क ये चल रहा है। और अगर इस्लामिक हुकूमत यहाँ कायम हो गई है तो ये इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है कि यहाँ के हिंदू अपनी पुरानी परंपराओं के अनुसार अपनी मूर्ति पूजा और अपने देवताओं का पूजन और अपने ढंग से करते रह सकें, अगर यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गई है तो। अब आप सोचिए, वो खुद अपनी जान बचाकर, अपने परिवार को बचाकर उधर से शरणार्थी के रूप में दिल्ली आए हैं। दिल्ली आने के बाद में वो अपने पैरों पे खड़े हों, यहाँ के सहिष्णु समाज के साथ मिलकर अपने आप को रचाएं बसाएं, अपने परिवार की रक्षा के लिए आगे बढ़ें और सुरक्षित यहाँ हैं तो रहें। तो अपने पैरों पे खड़ा होने की बजाय अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपनी योग्यता से जो भी वो कर सकते हैं, वो सब करने की बजाय उनका ध्यान कहाँ जा रहा है कि यहाँ के मूल निवासी हिंदू तो अपनी पूरी पुरानी हिंदू की परंपराओं के अनुसार काम कर रहे हैं, और ये शिर्क और कुफ्र पूरी तरह फैला हुआ है। तो अगर इस्लाम की हुकूमत है तो इसकी आज्ञा कैसे दी जा सकती है? तो एक प्रतिनिधि मंडल इल्तुतमिश के दरबार में हाजिर हुआ है, आलिमों का। जो शरणार्थी आए हैं उनका एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल अपने कुछ लोगों के साथ दरबार में आया है। ये रिकॉर्ड पर है, ये पूरी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। और वो सुल्तान के पास एक मसला लेके आते हैं कि हमारी अगर इस्लाम की हुकूमत यहाँ दिल्ली में काबिज हो गई है तो यहाँ काफिरों को इतना फ्रीडम क्यों है? इनको हम या तो कत्ल करें और या इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करें। तो इल्तुतमिश ने यह मसला अपने वजीर को दिया कि आप इनका पूरा मसला सुनिए और जवाब दीजिए कि क्या उपाय कर सकते हैं। तो निजामुल मुल्क जुनैदी नाम का एक वजीर है, वो इस पूरे मसले को सुनता है और उसके बाद में उन आलिमों को कहता है, जो प्रतिनिधि मंडल आया है वो कहता है कि बेशक आप सही कहते हैं कि जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के अनुयायी इस्लाम के यहाँ काबिज हो गए हैं, मोहम्मद पैगंबर के अनुयायी जो यहाँ काबिज हो गए हैं, उस हुकूमत में, उनकी हुकूमत में कुफ्र को अनुमति नहीं दी जा सकती है, और बेशक ये हो रहा है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि अभी हम संख्या में पर्याप्त नहीं हैं। अगर हमने ऐसा कोई कत्लेआम का, काफिरों के कत्लेआम का या उनको इस्लाम ज़बरदस्ती कबूल कराने का कोई फरमान जारी किया और अगर कहीं बगावत उठी तो हमारे पैर उखड़ जाएंगे, हम जड़ों से उखाड़ दिए जाएंगे, क्योंकि हम संख्या में पर्याप्त नहीं हैं। तो जब हमारे शहर और कस्बे मुसलमानों से भर जाएंगे, जब हम आबादी में इतने हो जाएंगे, तब बेशक हम ये
ये फरमान जारी कर सकते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। जो डेलीगेशन आया था, आप सोचिए कि वो कितने जिद पर अड़े हुए थे और कितनी उनकी दृष्टि स्पष्ट थी कि यहां हमें करना क्या है। डे वन से, पहले दशक की बात है ये। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा, तो आप कुछ तो करिए, कम से कम इतना करिए कि दरबार में वो सम्मान से ना आ पाए। इतना करिए कि इस्लाम के जो दरबार जहां भी काबिज हो गए हैं तो वहां उनको इज्जत ना दी जाए। दूसरा, मुसलमानों के बीच उनको बसने की इजाज़त ना दी जाए। जहां हम अपनी कॉलोनी बना रहे हैं, जहां हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, उसके आसपास कोई नज़र नहीं आने चाहिए। तो ऐसे कुछ उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है एक, जिस पर तय हुआ है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब उनकी धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हुई, ये डेमोग्राफी शब्द जो हम आज के नैरेटिव में यूज़ होता है, बिल्कुल वो वही कह रहा है। 1240 के आसपास इल्तुतमिश के दरबार की ये डिबेट जो है, ये रिकॉर्ड करती है कि जब हमारे कस्बे, जब हमारे शहर मुसलमानों से भर जाएंगे, तब बेशक हम ये कत्लेआम और इस्लाम कबूल करने के ऑप्शन पे जा सकते हैं। दिल्ली की बात चल रही है, आपने लिखा है दिल्ली बनी अयाशी का अड्डा। किसके संदर्भ में आपने लिखा है ये? नहीं, ये पूरे संदर्भ में ही है। इस पूरे समय में असल में देखिए, हमारे इतिहासकारों ने दिल्ली को इनकी राजधानी बनाया है। एक ऐसा सेट लगाया है भारत में इस्लाम के इतिहास का, जिसमें दिल्ली उनकी कैपिटल है, जैसे राजधानी, ठीक है। और उस राजधानी में जो राज्य कर रहा है वो सुल्तान है, वो बादशाह है। ये टाइटल हमारे इतिहासकारों ने दिए हैं उनको, स्वतंत्र भारत के। मैं जिस ढंग से ये पूरा इतिहास को पढ़ता हूं और जो कुछ घटित हुआ है, ये किसी रूलिंग क्लास के सिम्टम नहीं है, ये रूलिंग क्लास के लक्षण नहीं है, ये किसी शासक वर्ग के लक्षण नहीं होते हैं। जिस ढंग से वो शासन करना हम कह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो चारों तरफ लूटमार में लगे हुए हैं। और लूटमार उनका रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू का एकमात्र जरिया है लूटमार। चारों तरफ मची हुई लूटमार, हिंदू राज्यों की लूटमार, ये उनके रेवेन्यू का सिस्टम है पूरा। और कत्लेआम, तो ये किसी रूलिंग क्लास के लक्षण है क्या? ये हमारे सुल्तान या बादशाह हो सकते हैं क्या? इसलिए मैंने लिखा है कि दिल्ली उनका अड्डा थी, दिल्ली उनका अड्डा थी। वो एक ग्रोह थे, वो एक ग्रोह थे, उनके सरगना थे जो बदलते गए, जो बदलते गए। पहले गुलाम वंश हुआ, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर लोधी आए, फिर मुगल आए। ये ग्रोह थे, इनके सरगना बदलते चले गए। ये कोई रूलिंग क्लास नहीं थी, ये सुल्तान, बादशाह, नवाब या निजाम नहीं थे, ये लुटेरे थे। और पूरे हिंदुस्तान को ये 700 साल तक दमन कर रहे थे, लूट रहे थे। तो दिल्ली उनका अड्डा होगी कि राजधानी होगी? मैं ये सवाल करता हूं हमारे प्रबुद्ध इतिहासकारों से कि ऐसा कर्म करने वाले शासक होंगे या सरगना होंगे, और जहां बैठकर वो ये कर रहे होंगे वो उनकी राजधानी होगी या अड्डा होगी? तो दिल्ली को उन्होंने अड्डा बनाया और 700 साल तक दिल्ली और आगरा उनके अड्डे बने रहे। और वहां से वो ग्रोह कुछ हजारों में थे। बाद में उनकी जो सशस्त्र फौजें जिसे कहते हैं, पेड लुटेरों की फौज, उसको वो अपना एक बड़ी सल्तनत के रूप में चित्रित करते हैं। तो वो तो कर सकते हैं ऐसा। हमारे इतिहासकारों को क्या निष्पक्ष दृष्टि से ये नहीं लिखना था? तो मैं ये कहता हूं कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है। ये जो मध्यकाल के भारत का इतिहास है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, ये क्राइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। और इसको इसी ढंग से एक ही किताब में पढ़ाना था। लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालयों के कोर्स में चलने वाले जो इतिहास हैं, इसके 80% हिस्से में ये सुल्तान और बादशाहों की महिमा गाई गई है। 20% में बाकी का भारत, हजारों वर्ष पुराना बाकी का भारत समेट दिया इन्होंने। तो आनुपातिक दृष्टि से भी ये अन्याय है और उसको पूरा रीराइट करने की जरूरत है। उन्होंने इसको 2 हिस्सों में डिजाइन किया। हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहासकारों ने इस मुस्लिम इतिहास को 2 हिस्सों में डिजाइन किया है। एक पूरा डिजाइन किया है इन्होंने, डिजाइन की हुई स्क्रिप्ट है ये असल इतिहास नहीं है। पहला हिस्सा इन्होंने सल्तनत कालीन भारत, मुगलों के पहले, 1528 के पहले और 1200 के बाद में, पूरी 13वीं सदी, पूरी 14वीं सदी, पूरी 15वीं सदी, इस तरह से 300-350 साल का जो पार्ट है, उसको सल्तनत काल का एक सेट लगाया फिल्म का, और उस पर एक सल्तनत काल की रीलें फिल्मा ली इन्होंने। उसके बाद जब बाबर आते हैं तो इसके साथ मुगल काल शुरू करते हैं। तो सल्तनत काल और मुगल काल, सल्तनत काल में जो दिल्ली के अड्डे पर बैठे हुए हैं वो हमारे इतिहासकारों की नज़र में सुल्तान कहला रहे हैं, और मुगलों के साथ में वो बादशाह कहला रहे हैं। टाइटल चेंज हो गया।
तो ये जो दो हिस्सों में बांट के इन्होंने पूरे इतिहास की महिमा गाई है, तो ये विलेन को हीरो बनाने की प्रयास किया है, साफ दिखेगा, आप पढ़िए उसको। और ये एक, मैं फिर दोहराऊंगा कि ये एक ऐसी शोले इन्होंने बनाई जहां गब्बर सिंह, सांभा और कालिया बैठकर रामगढ़ के विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, और जहां पर जो बीरू और जो जय है, ये किसी धन्नो को, जो बसंती की घोड़ी है, उसको घास खिला रहे हैं बैठ के किसी गली में। ऐसा इतिहास इन्होंने हमारा ये लिखा है। ऐसी एक फेक नैरेटिव खड़ा किया इन्होंने, एक नकली इतिहास खड़ा किया। पूरी तरह से हमारे इतिहास के जो दुर्दांत आतंकवादी, अपराधी, खलनायक थे, उनको नायक बना के प्रस्तुत करेंगे अगर आप, तो ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जो हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़कर हजारों इतिहास में एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं और वही प्रोफेसर बनते हैं। तो वो भी उसी फिक्स फॉर्मेट में ही इतिहास को देखते हैं, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देखते कभी। किसी पिछले 70 वर्षों में किसी को ये बेचैनी नहीं हुई कि इनके रियल टाइम डिटेल में जाइए आप, इनके लाइव ब्यूरो में जाइए आप और खुद आकलन करिए कि क्या ये शासक वर्ग के लक्षण हैं, ये किसी देश के शासक हो सकते हैं क्या। ऐसी एकेडमिक्स के कारण रवांडा जेनोसाइड भी हुआ था, जहाँ पे एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को पूरा खत्म कर देता है। खैर, आपने रणथंभौर में जो जौहर है और कैसे मंदिर मिटाया गया, मंदिर मिटाए गए, मंदिर को लूटा, उसके बारे में लिखा है आपने। तो स्त्रियों ने जौहर किया था, मैं कहीं रील देख रहा था या कोई वीडियो में मैं सुन रहा था, तो जो आत्महत्याएं करने के तरीके होते हैं उनमें सबसे कठिन और सबसे दर्दनाक जो मृत्यु होती है वो आग में जल करके मरना होता है। तो इस जौहर के बारे में आप कुछ बताएं, और जौहर करना ही क्यों स्त्रियों ने चुना, यही विकल्प था? जब ये थोड़ा कुछ दशक गुजरे और इनके लूट मार के परिणाम समाज में प्रसारित हुए, देखे लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखे, भुक्तभोगियों ने भोगे, और जब ये कथाएं आसपास दिल्ली के इलाकों में पता चली कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से व्यवहार करते हैं, हमला करने के बाद किसी भी शहर पर, किसी भी किले पर जीतने के बाद ये स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, बच्चियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं, पुरुषों के साथ क्या करते हैं, जब ये हकीकत लोगों के सामने उजागर होना शुरू हुई, तो फिर स्त्रियों ने अपने बचाव के लिए कि अगर किसी स्थिति में हम हार जाते हैं, हमारे जो पुरुष योद्धा हैं वो हार जाते हैं और हमारा राज्य पराजित हो जाता है, तो हमको अपने सम्मान की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये जौहर के सामूहिक आत्महत्याएं हैं, ये जौहर जो हैं ये उनकी सामूहिक आत्महत्याएं हैं कि एक जगह पर एक बड़ी चिता जलाई गई और उसमें सैकड़ों, हजारों, हर उम्र की बच्चियां, गर्भवती महिलाएं, कोई 10 साल की, 9 साल की बच्ची, कोई 4 साल की बच्ची को लेके इसलिए कूद रही है कि ये भी हाथ पड़ जाएगी तो इसकी भी दुर्गति होगी, इसका भी अपमान होगा। तो सारी की सारी वंश विनाश की गाथाएं हैं ये जौहर की कहानियां नहीं है कि कुछ महिलाएं थीं और आत्महत्या कर ली उन्होंने चिता में जलकर। ये ऐसी एक पंक्ति में पढ़कर आगे बढ़ने का ब्यौरा नहीं है। ये वंश विनाश की गाथाएं हैं जिसमें हमारी हर आयु की बेटियां, युवतियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी माएँ, हमारी मौसियां ये सामूहिक आत्मदाह करती थीं, और उन्हीं के लोगों ने सारे विवरण लिखे हुए हैं। इसी मध्य प्रदेश के 2 जौहर हैं बड़े, इसी मध्य प्रदेश के 2 बड़े जौहर हैं। एक चंदेरी का है जहां बाबर का पहला, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर बाबर का डायरेक्ट अटैक चंदेरी में है। उसके बाद अकबर का एक अटैक यहाँ जबलपुर के इलाके में है, रानी दुर्गावती का जौहर उनके महलों में। आप जरा उन विवरणों को पढ़िए जो उन्होंने ही लिखे हैं। ये किसी स्वतंत्र भारत के किसी विचारधारा विशेष के किसी हिंदूवादी या किसी हिंदुत्ववादी लेखक ने नहीं लिखे हैं। ये उसी समय जब ये घटना घट रही है उसी समय उन्हीं के लोग लिख रहे हैं उसका विवरण। आप पढ़िए उनको तो आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा था इस पूरे इन सदियों में, क्या चल रहा था पूरे भारत में। तो ये एक सामूहिक तौर पर की गई एक आत्महत्या है। और जिस दिन ये घटनाएं घटती होंगी, जिस दिन ये घटनाएं चित्तौड़ में, रणथंभौर में, सिवाना में, चंदेरी में, जहाँ भी ये जौहर हुए हैं, तो जहाँ भी ये घटनाएं घटती थीं, तो आप समझिए जरा कि वहाँ के जनजीवन पे इसका क्या असर पड़ता होगा। आज किसी शहर में किसी दुर्घटना में 2, 4, 10, 20 लोग मार जाएं, कोई ट्रेन पटरी से उतर जाए, कुछ लोग मारे जाएं, कहीं कोई हादसा हो जाए, अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं, तो हमारे चित्त पर क्या असर करती हैं। अगर उस समय अखबार छप रहे होते तो हर दिन ऐसी क्राइम की घटना से भरे हुए अखबार होते, दूसरी कोई खबर ही नहीं थी।
चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं का कत्ल, इसका क्या? चित्तौड़ में ऐसे दो कत्लेआम हुए हैं। एक अकबर के समय हुआ है। इस भाग में हिंदुओं का हश्र जो पहला भाग है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का हमला है चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय का हमला है। और जब वो राज्य पराजित हो गया और इनकी विजेता सेनाएं खिलजियों की जब चित्तौड़ के अंदर दाखिल होती हैं, तो सामान्य नागरिकों के कत्लेआम का आदेश होता है और लगभग 30,000 की संख्या में वहाँ के स्थानीय निवासी हिंदू, हर धर्म के हिंदू, वो मारे गए वहाँ। और ये संख्या भी उन्हीं के लोगों ने दर्ज की है कि इतने लोगों को हमने यहाँ मार डाला है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का विवरण है। अब ये भी दिल्ली पर कब्जा होने के लगभग 100 वर्ष के अंदर ये सब हो रहा है। 100 वर्ष, पहला शतक है ये। आपके इस पुस्तक का पहला जो भाग है, इसका अंतिम चैप्टर है दिल्ली पर धर्मांतरित हिंदुओं का कब्जा। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। ये 1320 की 8 जुलाई का एक प्रसंग है। 8 जुलाई सन 1320 खिलजी के महलों की लोकेशन है, शाम का समय है और लगभग 3 इतिहासकारों ने इसको डॉक्यूमेंट किया है उसी समय की क्या हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक, जो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद तख्त पर बैठा। 3-4 साल ये रहा है। इसका एक डिप्टी जिसको नायब कहते थे, वो था खुसरो खां। ये गुजराती हिंदू जिसने इस्लाम कबूल कर लिया होगा किसी परिस्थिति में। धर्मांतरण के बाद उसका नाम हुआ हसन। खुसरो खां उसकी उपाधि थी। खुसरो खां उसका टाइटल था, सम्मान पूर्वक दरबार के द्वारा दी गई उपाधि। ये कुतुबुद्दीन मुबारक का राइट हैंड था, काफ़ी विश्वसनीय था। एक दिन एक तख्ता पलट जैसी घटना होती है और कुछ 250-300 की संख्या में सशस्त्र खुसरो खां के लोग खिलजी के महल के अंदर दाखिल होते हैं और उस दिन कुतुबुद्दीन मुबारक का कत्ल होता है। अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के सारे बेटे उस दिन कत्ल होते हैं। खिलजी वंश के खात्मे की रात है ये, 8 जुलाई 1320। और खुसरो खां वहाँ ताजपोशी करते हैं अपनी। जियाउद्दीन बर्नी नाम के लेखक ने ये लिखा है कि अब दिल्ली पर इस्लाम का सूरज बुझ गया है और कुफ्र और काफरी हावी हो गई है। मस्जिदों की ताक पर दिए जल रहे हैं और कुरान को कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इस्लाम का दिया बुझ गया है। इसका मतलब यह है कि वो जो कन्वर्टेड हिंदू था खुसरो खां, जो उपाधि थी उसकी, नाम उसका हसन था, गुजराती मूल का था। अब इन इतिहासकारों ने उसकी बड़ी डिटेल दर्ज की है कि वो कौन था। तो उसको परवार जाति का बताया गया है। परवार, बरवार, पराव, ऐसे 3 अलग अलग तरह के उच्चारण हैं लोगों ने किए हैं कि ये गुजरात मूल की इस जाति का व्यक्ति था जो कुतुबुद्दीन मुबारक का भरोसेमंद हुआ। इसने इस्लाम कबूल किया, उसके बहुत निकट रहा, बड़ी पावरफुल पोजीशन में रहा और खुसरो खां के रूप में उसको उपाधि दे के सम्मानित किया गया था। उस व्यक्ति ने अपने बॉस को, कुतुबुद्दीन मुबारक को, सुल्तान को कत्ल करके और खुद दिल्ली के तख्त पे काबिज हो गया है। तो दिल्ली, ये धर्मांतरित हिंदू के रूप में ही उन इतिहासकारों ने लिखा है इसको, और इसको बहुत गालियां दी हैं, इसको बहुत लांछित किया है, क्योंकि ये सब इस्लाम की लूट के माल पर ये पलने वाले लोग थे जो ये लिख रहे थे। तो इनको लगा कि अब हमारी दुकान बंद होने का समय आ गया है, अब ये हम टारगेट पे आएंगे इसके। तो इसको जितनी जी भर के गालियां हो सकती थी वो गालियां इसमें लिखी हैं इन लोगों ने। तो ये खुसरो खां था। और अभी मैं गुजरात गया था, गुणवंत राय आचार्य नाम के एक बड़े प्रतिष्ठित गुजराती लेखक हैं, उन्होंने खुसरो खां की, मतलब हसन की, जो धर्मांतरित हिंदू है, इस्लाम कबूल किया हुआ है, गुजरात मूल का है, परवार जाति का है, उसको उन्होंने गुजरात की उसकी मूल कहाँ से है, वो वहाँ से, उस कॉर्नर से उन्होंने एक किताब लिखी है गुजराती में, जो 1950 के दशक में प्रकाशित हुई थी। और वो साबरकांठा के पास में किसी रियासत का एक दलित था वो, जो खिलजी की फौज में चला गया था और उसने गुजरात की जो तबाही खिलजियों के हाथों हुई थी उसका बदला लिया है। वो 8 जुलाई 1320 का जो पूरा घटनाक्रम है
वो पूरी प्रतिशोध की कहानी है। वो तख्ता पलट राज्य के लिए नहीं कर रहा है कि मुझे यहाँ सुल्तान बनना है या मुझे कोई हिंदू परंपरा यहाँ आरंभ करनी है, लेकिन मेरे गुजरात को नष्ट किया है इन खिलजियों ने, तो इनके घर में घुसकर मारूंगा। उसने घर में घुस के मारा और 3 या 3.5 महीने ही रहा, और बाद में तुगलक आता है और तुगलक ने फिर इस पूरी जाति का विनाश किया। एक ही ऑर्डर पे कत्लेआम में पूरी दिल्ली में जितने उसकी जाति के लोग थे वो सारे कत्ल किए गए। ये कहानी है इस हिस्से की आखिरी कहानी। बहुत ही एक अद्भुत चर्चा रही है सर, और जो लोग ये चर्चा देख रहे होंगे वो ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ें। और हमने तो बहुत कम ही बात करी इस पुस्तक के बारे में, मतलब चैप्टर वाइज, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें। अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्या कर सकते हैं आज के युवा हिस्ट्री रीराइटिंग को लेकर के, या फिर अभी भी आज भी मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो सेंट जोसेफ या उसी डीकोलोनाइज मतलब कॉलोनाइज वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उसी माइंडसेट से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या वो अपने अंदर लाएं, या ऐसी कौन सी पुस्तकें जिनसे वो प्रारंभ करें सबके लिए, ये कि अगर कोई माता पिता है वो अपने बच्चे को क्या बोले? कोई प्रारंभ नहीं करेगा, कोई प्रारंभ नहीं करेगा। आप कितनी भी किताबें लिखवा लें, कोई प्रारंभ नहीं करेगा कि इतिहास में कोई अनायास चला जाएगा। ये कंपलसरी करना पड़ेगा भारत के शिक्षा तंत्र में कि आप किसी भी विषय में डिग्री ले रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप MBA करना चाहते हैं, आप लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप जीवन में जिस दिशा में भी जाना चाहते हैं और जिस विषय में भी डिग्री ले रहे हैं, इतिहास का एक कोर्स अनिवार्य रूप से आपको स्कूल से लेके आपकी PG की एजुकेशन तक कंपलसरी होना चाहिए। जब तक अनिवार्य रूप से इतिहास की शिक्षा को नहीं दिया जाएगा तब तक कोई आप उसको नए सिरे से लिखवा लें, अंग्रेजी में लिखवा लें, हिंदी में लिखवा लें, आप उसको किसी भी ढंग से प्रकाशन करवा लें, वो लाइब्रेरियों में जमा हो जाएंगी, कोई नहीं पढ़ने वाला है। भारत में पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ तो आपको शिक्षा की प्रणाली में डालना पड़ेगा कि आप MBBS भी कर रहे हैं लेकिन एक क्लास आपकी हिस्ट्री की है, आपको पूरे भारत की हिस्ट्री जानना है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको अपने राज्य की हिस्ट्री पूरी पता होना चाहिए, और अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपको अपने पूरे भारत की इतिहास की और पिछले 1000 वर्षों का इतिहास तो अनिवार्य रूप से 100% प्रेजेंस के साथ ये क्लास आपकी कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी कर दें सर, इसमें एक और समस्या आती करिकुलम को लेकर के। अगर करिकुलम में ऐसे प्रोफेसर्स की, ऐसे एकेडमिक्स की किताबें लगाई जिसमें इन्हीं जिन्होंने लूटा, मारा, बलात्कार किया, उन्हीं को एज अ नायक पढ़ाया वो जाए। नए सिरे से लिखवानी पड़ेंगी। वो जो कोर्स आप पढ़ाएंगे तो वही थोड़ी पढ़ाएंगे जो इन शातिर इतिहासकारों ने, इन लुटेरों और डाकुओं और हत्यारे और आतंकवादियों को इन्होंने सुल्तान, बादशाह, नवाब और निज़ाम कह के हमारी महिमा मंडन करके जो इतिहास लिखा है, इन सबको तो कूड़ेदान में डालने की ज़रूरत है। कोई इतिहास सल्तनत कालीन नहीं है, ना कोई मुगल कालीन है, ना कोई सल्तनत है, ना कोई मुगल हुकूमत है। ये सब लुटेरे थे, इन्होंने दिल्ली को अड्डा बनाया और पूरे देश में लूट मार का एक सिस्टमेटिक सिस्टम स्थापित किया। तो इसको इसी ढंग से पढ़ाना पड़ेगा आपको। ये साहस के निर्णय हैं और ये लेने पड़ेंगे। और थोड़ा हमें कुछ दुनिया में अगर अच्छे अभ्यास कहीं किसी शासन तंत्र में हुए हैं तो वो लेने चाहिए। कमाल पाशा ने 1920 के आसपास तुर्की को जिस तरह से बदला है, वो कुछ ऐसी मिसालें हैं कि हमारे शासकों को जरूर पढ़नी चाहिए। हमारे सारे विधायकों को और सांसदों को जो कानून बनाने के लिए वहाँ बैठते हैं, उनको जरा कमाल मुस्तफ़ा पाशा के रूल करने के तरीके और उन्होंने किस तरह से अपनी शिक्षा प्रणाली बदली, कैसे उन्होंने अपने नए शब्दकोश तैयार किए और कैसे 800 वर्षों का जो अरबी और फारसी का मिश्रण तुर्की संस्कृति में आ गया था, उसको दाल में कंकड़ की तरह बीन कर उन्होंने अलग किया और अपनी तुर्की मूल संस्कृति की तरफ लौटे, उसकी भाषा और उसकी लिपि में लौटे। और अगले 20 साल में एक वो पीढ़ी तैयार हुई जिसके दिमाग से अरबी और फारसी डिलीट हो चुकी थी। ऐसा करना पड़ेगा। तो इस पूरे इतिहास को, खासतौर से पिछले 1300 वर्षों के इतिहास को बिल्कुल नए ढंग से लिखे जाने की जरूरत है। जैसा है वैसा लिखिए, उसको आपको कोई रंग देने की जरूरत नहीं है। ये 70 वर्षों में भारत के सेक्युलर तंत्र में ये इतिहासकारों ने सबको, सब धर्म बराबर हैं और पूरा गंगा जमनी हिस्ट्री और एक ऐसी शोले जिसमें हम गब्बर को
रामगढ़ के विकास के कार्यों में लगातार लगा हुआ देख रहे हैं। तो इसको उलटना पड़ेगा, तो वो सही चीज सामने आएगी। और उसको पढ़ाना हर कोर्स में कंपलसरी हो। आप डॉक्टर बन रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन एक क्लास आपकी हिस्ट्री की होगी ही होगी, आपको पढ़ना ही है। आप इंजीनियर बन रहे हैं, आईआईटी में हैं, एक हिस्ट्री का प्रोफेसर वहां रहेगा, पूरा डिपार्टमेंट रहेगा, और वो एक क्लास आपकी रहेगी और अनिवार्य रूप से प्रेजेंस होना है आपको। ऐसा आप करेंगे तो आपको 20 साल में एक भारत की मूल संस्कृति से जुड़ी हुई एक पीढ़ी खड़ी हो जाएगी। ये जो 70 सालों का जो थोड़ा ट्रैक से बाहर जो कुछ भी हुआ है और उसके दुष्परिणाम पूरे देश के सामने आए हैं, ये किसी हद तक कुछ डाइल्यूट होंगे ये, लेकिन ये साहस के निर्णय हैं और ये हमारे सारे शिक्षाविदों के लिए चिंता का विषय है। और अगर आप शासन में हैं तो पिछले 10 वर्षों में तो ये काम हो जाना चाहिए था, ये 10 वर्षों में हो जाना चाहिए था ये काम। अब तक तो ये कोर्स सारे चल रहे होने थे, पहले 2 साल में ही हो जाना चाहिए था, सारे कोर्स डिजाइन होने थे और कंपलसरी होना था। आप किसी भी विषय में पढ़ रहे हैं, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा अपने देश का, क्योंकि इस देश के पास इतना कुछ अपने बारे में बताने के लिए है, इतनी अंधेरे उजाले की कहानियां हैं, इतनी प्रेरक और इतनी विनाश की कहानियां हैं, जो आपको आने वाले हमारी जो पीढ़ियां हैं वो ठीक से जी सकें, इसके सबक देंगी आपको। आप अपने अच्छे भविष्य के लिए अगर उत्सुक हैं कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो, तो आपको अपने अतीत की तरफ झांक के देखना ही पड़ेगा। अगर आप अपने इतिहास को जाने बिना अपने भविष्य की कोई भी दिशा तय कर रहे हैं, तो आप एक ऐसी इमारत की तरह आगे बढ़ रहे हैं जिसकी कोई नींव नहीं है, गिर जाएगी वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये बात करके। और जल्दी ही अगर आप दिल्ली आते हैं या फिर अगर मैं दोबारा भोपाल कभी आता हूँ तो आपकी इस पुस्तक की जो दूसरी श्रृंखला है उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।